Hello everyone. In today's video, we are going to deal about meaning, object and amendment of pleading under CPC 1908. सबसे पहले हम CPC के बेसिक्स को समझेंगे कि सिविल प्रोसीजर कोड 1 जनवरी 1909 को फोर्स में आया था, जिसमें टोटल 158 सेक्शंस, 11 पार्ट्स, 51 ऑर्डर्स एंड एक शेड्यूल है. ठीक है. अब प्लीडिंग जनरली प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है. प्लेंट का मतलब ऐसा होता है कि प्लेंट जो प्लेंटिफ है वो अपने प्लेंट के अंदर अपने कॉज ऑफ एक्शन को कोर्ट में प्रेजेंट करता है. ठीक है. और रिटन स्टेटमेंट जो प्लेंट प्रोड्यूस हो चुका है ना कोर्ट के सामने, तो डिफेंडेंट क्या करता है, वो रिटन स्टेटमेंट के अंदर वो प्लेंट में जो भी एलिगेशंस होते हैं डिफेंडेंट के ऊपर, या तो उसे एक्सेप्ट करता है या तो उसे डिनाई करता है. ठीक है. तो उसे हम बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट. जैसे कि समझो कि पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना कि पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को 50 बैरेक्ट सप्लाई करेंगे, उसके रिटर्न में जो पर्सन बी है वो उनको 5000 रुपीज देंगे. ठीक है. अब इसके अंदर ऐसा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, तो जो पर्सन ए है उनने कोर्ट के अंदर केस फाइल करा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट बी. तो पर्सन ए क्या करेंगे, कोर्ट के अंदर एक प्लेंट रखेंगे कि इस डेट के अंदर हमारा मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 50 बैरेक सप्लाई करने का, इन रिटर्न वो मेरे को 5000 रुपीज देने वाले थे. ठीक है. तो ये क्या हुआ, एक पेपर है जिसके ऊपर प्लेंटिफ क्या कर रहा है, अपना कॉज ऑफ एक्शन कोर्ट में बता रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्लेंट. तो जो डिफेंडेंट है वो उस प्लेंट का रिप्लाई करेगा, पर्टिकुलरली उसके ऊपर जो भी एलिगेशन है या तो उसे एक्सेप्ट करके या तो उसे डिनाई करके, तो उस चीज को हम बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट. जो ऑर्डर 6 है सीपीसी का, वो जनरली प्लीडिंग के रूल से गवर्न करता है. ठीक है. तो प्लीडिंग का मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि कोर्ट जो है डिटरमाइन कर सकता है कि पार्टीज के बीच में एक्चुअली इशू क्या है. जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर जब कोर्ट के अंदर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो कोर्ट को पता चल जाएगा कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो है सूट फाइल किया गया है. ठीक है. सेकंड पॉइंट है, प्रिवेंट करता है सरप्राइज एट अ हियरिंग. जैसे कि जब कोई भी पर्सन कोर्ट के अंदर प्लेंट रखता है ना, तो कोर्ट क्या करता है, सामने वाले पर्सन को जो है समन सर्व करता है, और जब डिफेंडेंट कोर्ट के अंदर आता है तो वो जो प्लेंट की कॉपी है वो भी डिफेंडेंट को दी जाती है. ठीक है. ताकि डिफेंडेंट को पता चले कि एक्चुअली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या जो पर्टिकुलर सूट है उसका मेन इशू क्या है, जो प्रिवेंट करता है सरप्राइज ऑफ हियरिंग को. देन थर्ड ऑब्जेक्ट है हमारा अदर साइड इंटीमेशन रिगार्डिंग पर्टिकुलर फैक्ट. यानी कि जो अदर साइड है, प्लेंटिफ है, तो उनके सामने वाली साइड रिस्पोंडेंट हो गई, तो रिस्पोंडेंट को जो है पर्टिकुलर फैक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल जाती है. एंड अगर रिस्पोंडेंट जो रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करता है, तो प्लेंटिफ को जो है रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर के सारी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो है इंटीमेशन मिल जाता है. उसके बाद में हम समझेंगे कि प्लीडिंग के फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं, जिसमें पहला रूल है कि स्टेट फैक्ट नॉट अ लॉ. यानी कि जब कोई भी पर्सन अपनी प्लेंट रेडी करता है या रिटर्न स्टेटमेंट रेडी करता है, तो उसके अंदर वो केस के फैक्ट्स बताता है, लॉ को डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. अगर कोई भी पर्सन प्लेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो उसके अंदर ऐसा नहीं लिखेगा कि पर्टिकुलर इस एक्ट के इस सेक्शन के अंदर जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मैं एंटाइटल हूँ कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए. ठीक है. तो आपको खाली प्लेंट के अंदर फैक्ट्स को बताना है, लॉ को नहीं. दूसरी चीज होती है मटेरियल फैक्ट्स को ही बताना है. अब हम आगे समझेंगे कि मटेरियल फैक्ट्स यानी कौन से फैक्ट्स होते हैं जिसको कोर्ट मटेरियल फैक्ट कंसीडर करता है. देन थर्ड पॉइंट है नॉट इंक्लूड एविडेंस. आपको आपके प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के अंदर एविडेंसेस को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है. कोर्ट के अंदर जैसे ट्रायल चलेगा वैसे ही जब एविडेंसेस का स्टेज आएगा, तब आप वहां पे अपने एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप अपने प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के साथ जो है एविडेंसेस को कोर्ट में प्रोड्यूस करें. देन फोर्थ पॉइंट है फैक्ट इन कंसाइज फॉर्म. यानी कि जितनी भी चीजें कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उसको एकदम कंसाइज फॉर्म के अंदर जो है कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होता है. ठीक है. इसका एक लैंडमार्क केस है जो है उद्धव सिंह वर्सेस माधव राव. इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मटेरियल फैक्ट को डिफाइन करा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि मटेरियल फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर दोनों पार्टी का मेन डिस्प्यूट है. ठीक है. अब जैसे कि अपने एग्जांपल के अंदर दोनों पार्टी का डिस्प्यूट ये है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 50 बैरेट सप्लाई करने का बोला था, उसके रिटर्न में वो 5000 रुपीज देने वाले थे, और जो है उनने 50 बैरेट्स तो सप्लाई कर दिए बट सामने वाली पार्टी ने जो है पेमेंट नहीं करा, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो इसमें जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट्स है ना, आप उसे कोर्ट में एज अ मटेरियल फैक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. फिर प्लीडिंग के कुछ जनरल रूल्स हैं, जिसमें रूल 6 ऐसा है कंडीशन प्रेसिडेंट. यानी कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए वहां पे कोई कंडीशन दी गई है
और आप वो कंडीशन परफॉर्म करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो, तो आपको आपके प्लांट में पर्टिकुलर ये चीज भी बतानी पड़ेगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए मैंने पर्टिकुलर ये कंडीशन को परफॉर्म किया है। ठीक है। फिर रूल 8 बोलता है डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि समझो कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस चल रहा है। ठीक है। तो मिस्टर बी जो है मिस्टर ए पे एलिगेशंस लगा सकते हैं कि उनने 50 बैरेक्स सप्लाई करे, अब वो 50 बैरेक्स जो है वो डैमेज हैं, जो क्वालिटी में हमको चाहिए थे वो क्वालिटी में नहीं है, उसकी क्वालिटी खराब है या क्वांटिटी में कुछ प्रॉब्लम है। बट मिस्टर बी डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही इनलीगल है, इस पे मेरे साइन ही नहीं है। ठीक है। यानी कि आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है। रूल 14 ऐसा बोलता है प्लीडिंग मस्ट बी साइन, यानी कि जो भी प्लीडिंग होगी वो उसमें प्लेंटिफ के साइन होना जरूरी है एंड वेरिफिकेशन होना जरूरी है एज पर द रूल 15। उसके बाद में अगर समझो कि प्लेंटिफ ने या रिस्पोंडेंट ने कोर्ट के अंदर प्लांट या रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया, अब उसके बाद में उन्हें जाके ऐसा लगता है कि जो मेन पॉइंट था वो तो हमने हमारे प्लांट में हम लिखना ही भूल गए, या हम हमारे रिटर्न स्टेटमेंट में वो मेन फैक्ट तो मेंशन करना ही भूल गए, तो वो क्या करेगा, ट्रायल चालू होने से पहले कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा प्लीडिंग को अमेंड करने के लिए। कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पे प्लीडिंग को अमेंड करने का अलाउ कर सकता है और उसका कोर्ट आपको 40 डेज का टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है। अगर कोर्ट ने आपको कोई स्पेसिफिक डेट ग्रांट करी है प्लीडिंग के अमेंडमेंट की तो वो डेट रहेगी, और अगर कोई स्पेसिफिक डेट प्रोवाइड नहीं है तो 14 डेज का जो टाइम पीरियड है प्लेंटिफ और रिटर्न स्टेटमेंट जो प्लेंटिफ है एंड रिस्पोंडेंट है उन्हें मिलता है ताकि वो अपनी प्लीडिंग को अमेंड कर सके। अगर पार्टीज जो हैं 14 डेज के बाद भी फेल हो जाती हैं उसको अमेंड करने में, तो कोर्ट क्या करता है, फिर अमेंडमेंट अलाउ नहीं करता प्लीडिंग के अंदर, और वो जो लिमिट है वो एक्सटेंड तभी हो सकती है अगर कोर्ट को लगता है कि ये नेसेसरी है। ठीक है। तो ये जनरली था हमारा प्लीडिंग, कि जनरली प्लीडिंग होता है प्लांट और रिटर्न स्टेटमेंट, उसके कुछ रूल्स हैं, उसके अंदर फैक्ट्स को स्टेट करना है, मटेरियल फैक्ट्स होना चाहिए, एविडेंसेस इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, जो भी फैक्ट्स है वो कंसाइज फॉर्म में होने चाहिए, और कोर्ट में हम प्लीडिंग देते हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है। तो ये था ऑर्डर 6 ऑफ सीपीसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।